कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आज फिर हम मिल रहे हैं दोस्तों। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, मुझे लगता है कि आज उसकी लास्ट क्लास होगी और हम काफ़ी हद तक उसके सभी कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगे। और मैं भूपेश आनंद आज आपको उन्हीं बातों के साथ थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। तो मैंने बिगिनिंग में लिख दिया जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, सलाम। मेरा आप सबको सलाम। मेरी भगवान से इच्छा प्रार्थना कि भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे और आप लाइफ में आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आइए दोस्तों, और इस दुनिया के सारे काम करें। भगवान कृष्ण ने कहा सब काम करने हैं, सब काम करें लेकिन लिमिट में, और माता पिता के सपनों को पूरा करें। आइए जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। 1.5 घंटे के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको पहले आज की क्लास का एजेंडा बताना चाहूंगा कि मैं आज क्या क्या कवर करना चाहता हूं या मैं आज क्या क्या कवर करूंगा। तो आज दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी डाउट्स को डिस्कस करने वाला हूं और मुझे उसके बाद एक बैकअप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल बताना है, जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट नंबर 13 में उसको छोड़ दिया था, जगह छुड़वाई थी। और एक मुझको टेक्निक्स बतानी है जैसे एबीसी, एफएनएसडी, और उसके साथ साथ आपको थ्योरी की बातें बतानी है कि थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो दोस्तों मुझे कुल मिलाकर आज ये 4-5 बातें बतानी है और मैं अपनी बातों को रखना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चंस बताऊं कि इस चैप्टर में थ्योरी के क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, कहां से करने हैं। तो आप अपनी बुक खोल लें दोस्तों, आप सभी एक बार बुक्स को ओपन करें और पेज नंबर 121 में आ जाएं। पेज नंबर 121 में आ जाएं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपनी बुक्स को खोलें। ये लीजिए दोस्तों, मैंने भी वो बुक्स को खोल दिया। आपके सामने स्क्रीन में इस समय वही बुक आ रही है जो आपको मैंने बुक दी हुई है। आपकी स्क्रीन में वही बुक आ रही है जो मैंने आपको दी हुई है। तो दोस्तों थ्योरी क्वेश्चंस आपके सामने मैंने जो आपको लिखे हैं, आपको मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो ये दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज। आपके सामने है क्वेश्चन, आपके पास बुक है। मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप करके जाएंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिलेशन टू इन्वेंटरी। इन्वेंट्री से लेकर या इन्वेंट्री से संबंधित कौन कौन सी कॉस्ट हैं। जैसे पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जैसा हमने डिस्कस किया था। शॉर्टेज कॉस्ट, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेज कॉस्ट। और फिर परचेज कॉस्ट। तो दोस्तों मैंने इसके चित्र बनाए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मैंने लिखा है लंडन ड्रीम टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ
कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों को लिखा है मैंने। मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड्स एंड मॉडलिंग मेथड्स, जैसे हमने ईओक्यू मॉडल कर लिया, हमने दूसरा ईओक्यू डिस्काउंट मॉडल भी कर लिया, हमने प्रोडक्शन मॉडल भी कर लिया, हम आज बैकअप ऑर्डर मॉडल करेंगे। इसी तरह से आप मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड्स में देखें, टेक्निक्स में देखें तो एबीसी एनालिसिस आज हम करेंगे, ये सभी थ्योरी है। आगे हम देखेंगे रिमूवल ऑफ नॉन मूविंग आइटम्स, वैरायटी रिडक्शन, एफएनएसडी मतलब फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग एंड डेड आइटम्स, वेट एनालिसिस, वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल। फिर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, फोर्थ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिफ्थ तो देखिए आपके पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मुझे लगता है कि हर एक अटेम्प्ट के बाद ये पूछा जा रहा है। भले मैंने एक अटेम्प्ट लिखा है, लेकिन आप जरूर इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को करें और इसका चित्र जरूर बनाएं। मैंने बड़ी मेहनत से चित्र प्रिपेयर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, टाइप ऑफ क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट विद ईओक्यू विद डिस्काउंट इन रिलेशन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दोस्तों डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हमने किया था, जो मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया था आपको लेक्चर 3 में। क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन में आज हम यहां पर कुछ डिस्कस करेंगे और यहां पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो 7th क्वेश्चन अभी छोड़ भी सकते हैं, 8th में आ जाइए, 8th में आ जाइए, 8th में आ जाइए, 8th में एक बार देखें। 8th में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स में बार बार पूछा जा रहा है, शॉर्ट नोट्स में बार बार पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैंने सभी के आंसर्स भी लिख दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दबंग टाइप क्वेश्चन मैंने लिखा है, आज ये कराऊंगा, अभी कराऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल क्या है? क्लास ए आइटम्स क्या होती हैं? क्लास बी क्या होती हैं? क्लास सी क्या होती हैं? अभी कराऊंगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और हम ये चित्र भी बनाएंगे, हम ये चित्र भी बनाएंगे और इस पेज को दोबारा से मैं खोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ सकते हैं, 11th में आ जाइए, 11th में आ जाइए। It is not always necessary that inventory is held for smooth functioning and sales operations. एक लाइन लिखी है, उसके ऊपर आपने कमेंट करना है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, 11th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम 11th की तरफ चलेंगे। अब हम आ रहे हैं जी 12th क्वेश्चन की तरफ, अब हम आ रहे हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन को देखिए जी, आपके पेपर में आ चुका है, जून 2009 थ्योरी का क्वेश्चन है जी, बार बार आएगा, एक बार आप देख लें। लिखा हुआ है इन एडिशन टू ट्रांजैक्टिव मोटिव, मोर मोटिव फोर्स कॉर्पोरेट टू होल्ड इन्वेंटरी। ट्रांजैक्शन के अलावा भी कई बार आपको इन्वेंटरी होल्ड करनी पड़ जाती है। तो होल्ड क्यों क्यों करनी पड़ती है? प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है। तो मुझे लगता है जी 12 नंबर करना चाहिए। और एक कोटेशन लिखिए मदर टेरेसा ने, देखिए आपके सामने, इस पूरी कोटेशन में मुझे एक बात समझ आ रही है कि ड्रीम, सपने गहरे होने चाहिए, क्योंकि हर गहरे सपनों से ही गोल बनता है। ये बात धीरू भाई अंबानी भी बोलते थे कि एक इंसान के जितने बड़े सपने होंगे उसको उतना बड़ा मिलेगा। तो मुझे मालूम है दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े सपने रखने हैं और बड़े बड़े सपनों से ही चीजें मिला करती हैं। सपनों में कोई सर्विस टैक्स, कोई जीएसटी थोड़ी लगा हुआ है, कोई अरुण जेटली साहब हमारे उसमें सपनों में थोड़ी टैक्स लगा देंगे। तो सपने बड़े बड़े, गाड़ी सोचनी हो तो बड़ी बड़ी। मैं तो कहता हूँ बैरक ओबामा जो बड़ी गाड़ी में घूमता है, लिमोसिन, बिल्कुल वैसी गाड़ी सोचिए। सोचने में क्या है, क्योंकि कहते हैं जी जब हम सोचते हैं तो हम उसके गोल्स बनाते हैं, और जब हम गोल्स बनाते हैं तो उसकी एक्टिविटीज करते हैं, और जब एक्टिविटीज करते हैं तो वो चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी ये काम जरूर करें, और इसी बातों के साथ हम आगे अभी यहाँ पर चलने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं। अभी मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आज की क्लास में
एक तो मैं थ्योरी के क्वेश्चंस बताऊंगा, एक डाउट्स बताऊंगा, एक बैकअप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल बताऊंगा और एक FNSD और ABC एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको बैकअप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल और ABC के बारे में बता दूं, फिर हम क्या करेंगे, पहले नंबर से क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। हम देख लेंगे कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं किए। मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर ये वीडियो क्लास है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, सभी कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे अपनी मन की बात करूंगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मैं आज आपका एक दोस्त, आपका बड़ा भाई आपसे एक मन की बात करेगा। मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो भी आज कराऊंगा मैं तो कराऊंगा, मैंने तो आंसर्स भी लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको घर में एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे और नहीं होंगे तभी तो पता चलेगा कि कहां पे मिस्टेक है। दोस्तों, तो मेरी आप सबसे एक ही सुझाव, एक ही सलाह, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार कर चुके होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने लेक्चर 2-3 में इनका होमवर्क दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। कहते हैं जी, गलती करके इंसान सीखता है। तो आपने अगर नहीं भी किया, कोई टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा, कर ले, अगले चैप्टर से बिल्कुल साथ साथ करें। तो ठीक है जी, सबसे पहली चीज हम यहां पर बैकअप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल को करने वाले हैं। आपको याद है कंसेप्ट नंबर 13 में मैंने आपको जगह भी छुड़वा दी थी और आपको कहा था जी बैकअप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल आप आराम से देखना, हम करेंगे, जगह छोड़ देना। तो मैं चाहता हूं आप सब पेज नंबर 129 खोल लें अपना बुक का। हाँ जी, बुक का पेज नंबर 129 मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है पेज 129, पेज 129। मॉडल कौन सा है जी? बैक अप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल। मॉडल का नाम है जी बैक अप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल, कंसेप्ट नंबर 13। मैं इसको लिखवाने से पहले एक चीज चाहूंगा कि आप मेरी एक बात को समझ लें, फिर हम इस मॉडल को लिखेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि आप कई बार क्या, आपके घर के पास मान लेते हैं एक बनिए की दुकान है और वो चीनी चावल वगैरह बेचता है, और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं आप उसी बनिए की दुकान से ही सामान खरीदते हैं। उसमें चावल है, उसमें चीनी है, उसमें आपके रोजमर्रा के सामान पड़े हैं, और आप ये अभी से नहीं, पता नहीं पिछले 10-15 सालों से आप खरीदते आ रहे हैं, आपके माता पिता भी यहीं से खरीदते हैं। अब अचानक एक दिन आप इस दुकान में गए और आपने एक टूथपेस्ट को मांगा या एक कोई भी सामान मांगा, और चांस की बात है कि वो टूथपेस्ट उस समय उस दुकानदार के पास नहीं थी। तो मुझे बताइए कि वो दुकानदार क्या आंसर देगा, क्या बोलेगा? मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर उसको लगता है कि आप उसके बहुत पुराने कस्टमर हैं और वो आपको कस्टमर को खोना नहीं चाहता, और अगर उसकी दुकान में कुछ शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेजेस ऑफ स्टॉक, अगर उसकी दुकान में स्टॉक की शॉर्टेज हो गई है दोस्तों, तो अगर वो समझदार इंसान होगा तो वो क्या करेगा? वो ये कहेगा, साहब आप जाइए घर, मैं कल या आज अभी शाम तक भिजवा दूंगा। और मान के चलते हैं कि उस दुकान और आपके घर में बीच में डिस्टेंस है, तो उसने रिक्शे वाले को लिया और रिक्शे वाले को कहा, और उसको कहा कि ये सामान, ये टूथपेस्ट इनके घर में पहुंचाओ। मान लेते हैं रिक्शे वाले की कॉस्ट 10 रुपए रही होगी। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो 10 रुपए है, क्या ये बनिया 10 रुपए टूथपेस्ट के साथ साथ 10 रुपए भी लेगा, या ये 10 रुपए बनिया खुद ही बियर करेगा? हाँ, ठीक पहचाना आपने, ये जो बनिया है 10 रुपए नहीं लेगा उससे। वो किससे? कस्टमर से नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर की गलती थोड़ी थी कि आपके घर में सामान रह गया या आपकी दुकान में सामान शॉर्टेज हो गया। तो मैं ये कहता हूं, ये जो 10 रुपए बियर कर रहा है बर्तन, ये बनिया,
इसी का तो नाम है, इसी का तो नाम है क्या, बैक अप ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट, बैक अप ऑर्डर कॉस्ट, बैक अप ऑर्डर कॉस्ट। इसको आप शॉर्टेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप शॉर्टेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको पेनल्टी कॉस्ट भी कह सकते हैं, आप इसको पेनल्टी कॉस्ट भी कह सकते हैं। हम ज्यादातर इसको बैकअप ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया बैकअप ऑर्डर कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा अपनी बात को पूरा समझाने के लिए। कहते हैं अगर लॉजिक समझ आ जाए तो फॉर्मूले जल्दी समझ आ जाते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्मूला हल्का सा लंबा है, हटके है। तो मैं पहले लॉजिक बताना चाहूंगा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ क्या नोएडा के आसपास या गुड़गांव के आसपास नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तरफ तो बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। मान के चलते हैं कि डीएलएफ वाले ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स बना रहे हैं और बस महीना चल रहा है, मान के चल रहे हैं जी, मैं तो मान ही रहा हूं अक्टूबर का, और नवंबर में दिवाली है, दीपावली, दिवाली दिवाली नवंबर में है और महीना चल रहा है कौन सा, अक्टूबर, अक्टूबर। तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि अगर ये डीएलएफ वाले आपसे एक स्कीम निकालें कि हम आपको आने वाली दिवाली से पहले ही फ्लैट बनाकर दे देंगे, मान के चलते हैं जी 30 नवंबर को दिवाली है और अभी 2 अक्टूबर हुआ है और आप उनके फ्लैट्स काफी हद तक बन चुके थे लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, और डीएलएफ वालों ने एक स्कीम निकाली कि हम आपको आने वाले 30 नवंबर से पहले ही ये फ्लैट्स को दे देंगे, इंटीरियर डेकोरेशन के साथ दे देंगे। अगर हमने नहीं दिया तो हम एक दिन की 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करेंगे, क्योंकि कई बार फ्लैट वाले ले लेते हैं फिर डिलीवरी नहीं कर पाते। तो डीएलएफ एक बात जरूर सोचेगा, क्या सोचेगा कि अब इन फ्लैट्स को पूरा कंस्ट्रक्ट करने में इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ मान लेते हैं कि इनको 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, और मैं ये भी मान रहा हूं कि इनके पास ये 10 करोड़ नहीं है और 10 करोड़ उधार में आएंगे, सूत में आएंगे, और उसकी पर डे की कॉस्ट 6,000 रुपए की होगी मान लेते हैं। इसका मतलब अगर उनको फ्लैट्स 30 नवंबर तक बनाकर देने हैं, डिलीवरी देनी है, शॉर्टेजेस नहीं करनी, तो उनको पैसे उधार में लेने पड़ेंगे और पर डे की कॉस्ट 6,000 रुपए की आएगी। और अगर वो फ्लैट्स नहीं बनाकर देते 30 नवंबर तक तो 6,000 रुपए, तो फिर वो पैसे नहीं लेंगे 10 करोड़ रुपए और फिर इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, लेकिन उनको फिर 5,000 रुपए की पेनल्टी कॉस्ट देनी पड़ेगी जो उन्होंने पहले बोला था। और आप डीएलएफ के फाइनेंस मैनेजर हैं, तो आपको अब ये सोचना है, आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको अब ये सोचना है कि आपको पैसे उधार में लेने चाहिए 10 करोड़ और ये फ्लैट्स पूरे बना देने चाहिए और इनकी डिलीवरी कर देनी चाहिए और 6,000 रुपए की कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, या इनको नहीं बनाने चाहिए और 5,000 की पेनल्टी पे करनी चाहिए। मैं अभी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इग्नोर कर रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, मैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा हूं। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताइए क्या डिसीजन लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे कॉस्ट कम होगी आप वहीं पे जाएंगे। होल्डिंग कॉस्ट है 6,000 रुपए की, 5,000 रुपए की पैकअप ऑर्डर कॉस्ट है, तो इस तरह से आप उन दोनों की डिसीजन ले सकते हैं। मैं इन 2 एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूं कि हम जो मॉडल करने वाले हैं उस मॉडल में एक खासियत है, उस मॉडल में एक खासियत है। हम लिखते हैं जी बैक अप ऑर्डर कॉस्ट मॉडल, लिखे जी। मुझे मालूम है कि मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है। ठीक है जी, ए पॉइंट लिखे, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इन केस बैक अप ऑर्डर
cost has been specified in the question. In case backup order cost has been specified in the question, या शॉर्टेज कॉस्ट दिया हो, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी, और शॉर्टेजेस कॉस्ट कुछ भी, then it implies back up order cost model will be applicable. इसको तो हमने ए पॉइंट में लिख दिया, जहां पे जगह छोड़ी थी आपने, कंसेप्ट नंबर 13। अब हम बी पॉइंट लिख रहे हैं। In case of back up order cost model, in case of back up order cost model, the objective of inventory manager is the objective of inventory manager. The objective of inventory managers is to find out, is to calculate economic order quantity, that is how much to order, how much to purchase, such that variable cost, total variable cost is minimized. Total variable cost will consist of following three components. टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों तीन कंपोनेंट्स होंगे। आज तक हमने दो कंपोनेंट्स देखे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। आज हम यहां पे करने वाले हैं तीन कंपोनेंट्स होंगे। ए ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी होल्डिंग कॉस्ट, सी बैक अप ऑर्डर कॉस्ट। तीन कॉस्ट है दोस्तों, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और बैकअप ऑर्डर कॉस्ट। तो तीसरी नई कॉस्ट आ चुकी है दोस्तों। मेरे को एज ए इन्वेंट्री मैनेजर ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि जो मैं हर बार ऑर्डर में खरीदूं और उसके खरीदने के बाद मेरी तीनों कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे आ जाए। तीनों कौन सी? ऑर्डर की, होल्ड करने की और तीसरी कौन सी? बैकअप ऑर्डर। आपको मालूम है जो मैंने आपको बताया था रिक्शे वाले के 10 रुपए, वो 10 रुपए बैकअप ऑर्डर या डीएलएफ एग्जांपल दिया था और उसमें 5,000 की पेनल्टी बताई थी। तो 5,000 रुपए की जो पेनल्टी थी क्योंकि डिलीवरी आपने उस दिन तक नहीं की, उसी को तो बोलते हैं बैकअप ऑर्डर कॉस्ट। तो लिखिए जी, आगे लिखिए, डी पॉइंट में लिखिए, फॉलोइंग is the formula. Following is the formula for
calculating, following is the formula for calculating EOQ. फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है जी, आप पहले उस फॉर्मूले को लिख लें, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सिंपल है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें मैंने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं, मैंने देखना है कि क्या इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है या नहीं। अरे दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लें 2ACA/CH। ये तो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में किया ही है, ये तो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में ऑलरेडी किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप और लिख लेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। CB+CH/CB होल अंडर द रूट, होल अंडर द रूट। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है अभी देख लेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दें आप, जो आपको समझा रहा हूं इस समय वो देखें। फुल फॉर्म लिखें, एनुअल रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन, CA कॉस्ट पर ऑर्डर, CB बैक अप ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो चलिए जी, आप पहले ये लिख लें, फिर मैं आगे चलूंगा। और मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन पहले हम कर लेंगे साथ साथ, तभी हम क्वेश्चन नंबर, तभी इस कंसेप्ट को ज्यादा समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप आ जाए, और 16 में, सॉरी, क्वेश्चन 16 पेज 145। The following information is related to Evergreen Limited। इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूनिट कॉस्ट 200 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 320 रुपए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब यहां पर लिखा नहीं है पर यूनिट पर एनम, मैं मान लूंगा कि ये पर यूनिट ही और पर एनम ही है, क्योंकि अगर ये पर यूनिट पर एनम नहीं होती तो लिखता वो, अगर कुछ नहीं दिया तो मैं वही मानूंगा। बैकअप ऑर्डर कॉस्ट का दूसरा नाम भी लिखा है स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। एनुअल डिमांड 2000 यूनिट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। अरे ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जून में आ भी गया था, अरे 2011 में आया था। अरे वाह, अरे वाह, यहां लिखा हुआ है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। 4 चीजें निकालनी है, मैं चाहूंगा 1 मिनट लगा के खुद पढ़ लें आप, मैं 1 मिनट दे रहा हूं। मिनिमम कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ईओक्यू निकालनी है, जहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे आए। ठीक है जी। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, दूसरी चीज निकालनी है, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ बैकअप ऑर्डर्स, ओके। ओवरऑल एनुअल कॉस्ट। ठीक है जी, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप सभी इसको जल्दी से एक बार पढ़ लें। वैसे मैंने इसकी सोल्यूशन भी नीचे दे दी है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 16 में मैंने बैकअप ऑर्डर कॉस्ट में आपको बताने की कोशिश की, कई बार हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपके घर में आपकी बहन का, आपकी सिस्टर का, आपके भैया का विवाह है, मैरिज है, और अचानक ही मैरिज फिक्स हो गई, आपको 10-12 दिन ही मिले और उसमें ड्रेस भी स्टिच करानी है, आपने अपनी बुटीक वाली को ड्रेस स्टिच करने के लिए दे दी। अब चांस की बात है, जिस दिन मेहंदी वाली रात थी उस दिन आपकी ड्रेस अलग है, सगन वाले दिन अलग है, विवाह वाले दिन अलग है, होती भी अलग अलग है, आपको ये शो भी तो करना होता है कि आपने अलग अलग ड्रेस पहनी है। अब मानिए कि बुटीक वाली को आपने जो सूट दिया, जो भी ड्रेस दी, स्पेशल ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस स्टिच करने को दी, अगर उस दिन तक उसने नहीं की
और रात को मेहंदी वाली रात है, बस शाम आप दिन में गए थे, अभी तक तो नहीं की हुई थी, और आपको गुस्सा आ गया। आपने कहा मैडम अगर आपने आज रात तक ये नहीं दी तो मैं आज के बाद आपसे कोई भी ड्रेस स्टिच नहीं कराऊंगी। बुटीक वाली क्या कहेगी, मैडम आप टेंशन क्यों लेते हो आप इसी ड्रेस के साथ मेहंदी लगवाओगे। मैंने अपने 2-3 कारीगर स्पेशल इसके लिए लगा दिए हैं और आपके घर तक पहुंचाऊंगी। आप टेंशन मत लो, 3 व्हीलर में आपके घर तक पहुंचेगी। आप बताइए अगर 3 व्हीलर में पैसे लगे या कारीगर के पैसे लगे, क्या वो बुटीक वाली पैसे उस मैडम से लेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैडम की गलती कस्टमर की गलती थोड़ी थी, वो तो उसकी गलती थी बुटीक वाली की। तो वो जो बैकअप ऑर्डर कॉस्ट है वो उसी को मीट करनी है, इसीलिए बैकअप ऑर्डर कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट उसकी गलती है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें। आप पढ़ चुके होंगे, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ मिनिमम कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी is nothing but economic order quantity. Following is, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप शर्मा शर्मी खुद भी लिखेंगे रजिस्टर में। मुझे मालूम है कि आप मेरे से बहुत दूर हैं इस समय, और मुझे मालूम है कि आप बेड में लेट के नहीं पढ़ रहे। मुझे मालूम है कि आप इस समय टेबल में लैपटॉप के ऊपर इस चीजों को देख रहे हैं, और मुझे मालूम है कि कैलकुलेटर आपके बगल में है, और मुझे मालूम है कि आपके इरादे बुलंद हैं। ये अजम्पशंस हैं, जैसे अजम्पशंस थी ईओक्यू मॉडल की, ये मेरी अजम्पशंस हैं। फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप फॉर्मूला as per William J. Baumol to ACA upon CH। पहले तो दिक्कत ही नहीं है, ईयू का फॉर्मूला तो लिख दो, इनटू CB प्लस CH अपॉन CB। CB का मतलब आपको पता ही है, बैकअप ऑर्डर कॉस्ट, बैकअप ऑर्डर कॉस्ट। आइए मेहरबान कदरदान, आइए पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला, इन अबव फॉर्मूला। मैंने ये वैल्यूज पुट करने की कोशिश की ऊपर वाले फॉर्मूले में। वी गेट, हमें मिला, हमें पता चला, हमें पता चला। चलिए आप सभी वैल्यूज पुट कीजिए, मैं एक सेकंड में अगली शीट में आ रहा हूं, तब तक सब बच्चे लिख लें, लिख लें। जिन्होंने लिख लिया वो खुद वैल्यूज पुट करें और अगली शीट में आ जाए। आप अपनी करें, मैं अपनी कर रहा हूं। ये लीजिए, ये लीजिए। इस मॉडल के 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो ईओक्यू ये इंटू CB प्लस CH अपॉन CB। आराम से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन है ही नहीं थी। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं कैलकुलेटर का सॉल्व कर रहा हूं, मैं आंसर देख के नहीं लिख रहा। देखिए आपके सामने कैलकुलेटर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब करूंगा तो आप भी करेंगे, इतनी तो शर्म आप रखते हैं, मुझे पता है। आंसर दिया हुआ है जी 310 यूनिट। एक बार देख लें, मेरा भी कैलकुलेटर था, शायद आया तो नहीं, एक बार आप देख लें। मैंने गलती से उसको प्लस कर दिया था, ये आ गया जी 32,000। पहले तो यहां लिख रहा हूं 32,000 इंटू, ये आ गया जी 3, ये लिख दिया जी 32,000 इंटू 3, ये आ गया जी 96,000,
और मैंने इसका अंडर द रूट निकाल लिया तो 310 यूनिट अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। 310 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। 310 यूनिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये कंपनी, इस कंपनी का नाम देख लेते हैं क्या है। अगर ये कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या है, एवरग्रीन, आहा एवरग्रीन, हल्दी का उत्पन्न लगाओ, एवरग्रीन रहो। अच्छा एवरग्रीन तो लिखें जी रिकमेंडेशन, इन केस एवरग्रीन लिमिटेड्स इन्वेंटरी मैनेजर orders, in case evergreen inventory manager orders 310 units in one order, then total variable cost will be minimized. That is ordering cost plus holding cost प्लस बैकअप ऑर्डर कॉस्ट। अब आप देखिए कि मैं यहां पर अभी परचेज कॉस्ट नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि जो परचेज कॉस्ट है दोस्तों, जो परचेज कॉस्ट है वो तो दोस्तों सेम ही रहेगी, वो तो फिक्स कॉस्ट इन नेचर की है। जब तक डिस्काउंट ना दिया हो वो फिक्स्ड ही रहती है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। ठीक है, आइए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, वैसे ये सॉल्व कर दिया मैंने नीचे, अगर आप देखें तो सॉल्व भी कर दिया। फिर भी आप आइए और देखते हैं जी, लिखते हैं। पहले तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे कि हम एक वर्ष में कितने ऑर्डर्स कर रहे हैं। ये आ रहा है जी 6.45 ऑर्डर्स। ओके, ये कितने महीने में कर रहे हैं? 12 महीने में। 6.45 ऑर्डर्स हम 12 मंथ्स में कर रहे हैं। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का सिद्धांत लगाऊं तीसरी क्लास का, तो 12 महीने में मैं 6.45 ऑर्डर्स कर रहा हूं, तो एक ऑर्डर की का समय 1 × 12/6.45, ये आ गया जी लगभग 1.86। चेक करें, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन मैंने वहां पर जो किया बुक में वो कुछ अलग तरीके से किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कराया है बिल्कुल आपको नॉर्मल में भी कराया है, जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में कराया था। तो लिख लें, इसका मतलब लिख लें, इट implies after every 1.86 months new order will be placed। हर 1.86 महीने के बाद नया ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ गए जी, आइए पढ़िए थर्ड पार्ट। थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बैकअप ऑर्डर्स, मिनिमम नंबर ऑफ बैकअप ऑर्डर्स।